जो शेर आप देख रहे हैं उसे अब तक के सबसे बड़े शेरों में से एक माना जाता है, जिसे बारबरी शेर कहा जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस जीव के विलुप्त होने का कारण क्या था? बिल्कुल, यह तो स्पष्ट है कि इंसानों ने कई पशु प्रजातियों को विलुप्त कर दिया है, लेकिन जब शेरों की बात आती है तो केवल इंसान ही उनकी आबादी पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले नहीं हैं। आज आप सीखेंगे कि इंसान पानी के नीचे रहना कैसे सीखते हैं, बंदर शेर के बच्चों को क्यों चुराते हैं और फैक्ट्रियां जानवरों के रंग को कैसे बदलती हैं। और हाँ, यह कोई सांप नहीं है। कई ईगल्स, बाज और अन्य इसी तरह के पक्षी दिन के समय सबसे बड़े शिकारी होते हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं होता। लेकिन रात में शक्ति का संतुलन बदल जाता है। हाँ, एक बाज ने एक घोंसले से बच्चा चुरा लिया। यह सिर्फ एक पक्षी नहीं है, बल्कि एक तरह का पंखों वाला निंजा है। दिन के समय अगर किसी ईगल की नजर उल्लू या उसके बच्चे पर पड़ जाए तो वह उसे आसानी से खा सकता है। कुछ प्रजातियां तो केवल पक्षियों को ही अपना आहार बनाती हैं। लेकिन जैसे ही सूरज अस्त होता है, रात उल्लुओं की होती है। ये असली शिकार मशीनें हैं। ये सब कुछ खा जाते हैं, अन्य शिकारी पक्षियों से लेकर सांपों और यहाँ तक कि स्कंक तक। तो भला वे ईगल को क्यों न खाएं? शिकार अगर उनसे बड़ा भी हो तो भी उल्लू कोशिश करने से पीछे नहीं हटते। और हाँ, ये बिल्कुल चुपचाप उड़ते हैं। किसी ऐसे हमलावर के लिए तैयार होना असंभव है जो अंधेरे में बिना आवाज किए हमला करता हो। तो क्या उल्लू ईगल्स पर हमला करते हैं? वे कम से कम एक ही वजन वर्ग में आते हैं, लेकिन बबून शेर के बच्चों को चुराते हैं। पहली नजर में यह द लायन किंग जैसा लगता है। बस एक उपयुक्त गाना और प्राइड रॉक की कमी है। इसके अलावा सबूत हैं कि मादा बबून ने शेर के बच्चे की अपने बच्चे की तरह देखभाल की। उसने उसके बाल संवारे, उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ले गई। लेकिन हकीकत यह है कि यह कोई कार्टून नहीं है। बाबून छोटे शेरों को चुराते हैं, लेकिन ऐसा वे खेल के लिए नहीं करते। यह सब बहुत ज्यादा दुखद और सरल है। शेर बबून को खाते हैं और ऐसे शिकारी को हराना प्राइमेट्स के लिए लगभग असंभव है। इसलिए उन्होंने एक निर्दयी योजना बनाई। बबून शेर के बच्चों को चुराते हैं ताकि खतरे को पहले ही खत्म कर दिया जाए। कोई बच्चा नहीं, मतलब भविष्य में उन्हें खाने वाला कोई बड़ा शेर भी नहीं। हाँ, यही जंगल की असलियत है। सामान्यतः चोरी हमेशा परेशान करती है। सोचिए, आप मछली पकड़ने गए हो, जाल लगाया हो और कोई आपकी सारी मछलियां चुरा ले, आपको कैसा लगेगा? यह जानकर आपको शायद ही सुकून मिलेगा कि चोर एक ऑक्टोपस था, जो सभी अकशेरुकी जीवों में चौथा सबसे बुद्धिमान है। ऑक्टोपस मछुआरों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इन समुद्री चोरों को यह समझ आ गया है कि अन्य समुद्री जीवन का शिकार करने के बजाय वे वही खा सकते हैं जो दूसरे लोग पहले ही पकड़ चुके हैं। क्यों मेहनत करें जब सब कुछ तैयार हो? वैज्ञानिकों ने बहुत पहले पता लगाया था कि ऑक्टोपस बेहद चालाक और समझदार जीव होते हैं। वे बच्चों के प्रूफ वाले जार खोल सकते हैं, अस्थायी सामग्री से घर बना सकते हैं और इंसानों को गंभीरता से नापसंद कर सकते हैं। और हाँ, केकड़े खाना इन्हें बहुत पसंद है। दूसरी ओर मकड़ियां अपनी शिकार को कभी नहीं छोड़ती। शायद यही वजह है कि वे उन्हें तुरंत खा जाती हैं। मकड़ियां मछलियां भी खाती हैं। सच में वे तालाब या झरने के किनारे बैठकर इंतजार करती हैं। मछलियों की हलचल से बने तरंगों को देखकर वे सतह पर दौड़ती हैं या तुरंत पानी में कूद जाती हैं और अपने मजबूत पैरों से मछली को पकड़ लेती हैं। वैसे उनका आकार 8 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है, जो छोटी मछलियों से निपटने के लिए पर्याप्त है।
उसके बाद सब कुछ सामान्य होता है, एक जहरीला डंक, थोड़ा इंतजार और फिर दावत। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आप मकड़ी को मछली पकड़ने के साथी के रूप में ले जाएंगे। वे थोड़ी अजीब लगती हैं। दूसरी ओर अल्सिनो नाम का एक चमकीला पक्षी, जो गौरैया से थोड़ा बड़ा होता है, मछली पकड़ने में काफी माहिर है। आमतौर पर अल्सिडोस पानी के ऊपर लटकती शाखाओं पर बैठते हैं और जैसे ही वे किसी मछली को देखते हैं, तुरंत नीचे गिर जाते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि न तो मछली और न ही दर्शक कुछ समझ पाते हैं, लेकिन पक्षी अपने लंबे तेज चोंच से शिकार को पकड़ लेता है। वे आदर्श मछुआरे हैं। लेकिन अगर मछली अच्छी न हो तो अल्सिडोस मेन्यू में विविधता लाने से परहेज नहीं करते। वे ड्रैगन फ्लाई, लार्वा, छिपकली, यहाँ तक कि क्रेफिश भी खा लेते हैं, जो कुछ भी समय पर छिपने में असफल रहता है। तो मकड़ियाँ और पक्षी दोनों ही मछली पकड़ने में काफी अच्छे हैं। सोचिए, अगर इंसानों ने कभी पानी के नीचे रहना सीख लिया तो शायद कोई मछली ही नहीं बचती। मैं समुद्र तल पर भविष्य की बस्तियों की बात नहीं कर रहा। लोग अभी भी पानी के नीचे रहते हैं या लगभग वहीं रहते हैं। मोकेन जनजातियों के बारे में जानिए। ये जनजाति थाईलैंड और बर्मा की सीमा पर सिर्फ 2000 से 3000 लोग हैं। इन्हें घुमंतू कहा जाता है, जिन्हें समुद्री जिप्सी भी कहते हैं। और अगर समुद्र के बारे में कोई जानता है तो वे मोकेन हैं। ये लोग मछली पकड़कर और समुद्र से भोजन इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। बिना किसी स्कूबा गियर के ये समुद्र तल पर शिकार करते हैं। मोकेन 20 मीटर से अधिक गहराई में कई मिनट बिता सकते हैं। उनकी कुछ अद्भुत क्षमताओं में से एक यह है कि वे साधारण लोगों की तुलना में पानी के नीचे बेहतर देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही गोताखोरी की है। उनका दृष्टि पानी में भी ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित है। इसके अलावा वे बिना किसी भार के खुद को भारी बना सकते हैं और समुद्र तल पर चल सकते हैं। सभ्यता के सभी लाभों जैसे पैसे, सीवेज और वाईफाई के बावजूद कुछ मोकेन अभी भी घुमंतू जीवन जीते हैं और अपना अधिकतर समय समुद्र में बिताते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी संख्या अब बहुत कम हो गई है। लेकिन सोचिए, क्या मोकेन की ये क्षमताएं उनके परिचित समुद्र के बाहर भी काम करेंगी? जैसे किसी स्विमिंग पूल में। अगर पानी के ये घुमंतू गोताखोरी में इतने अच्छे हैं, तो वे दुनिया के सबसे गहरे पूल वाई 40 डीप जॉय में क्या कर सकते हैं? असल में यह एक लंबी चौड़ी ट्यूब की तरह है, जो 42.15 मीटर की गहराई तक जाती है। इस परिसर में गोताखोरों के प्रशिक्षण के लिए 4 पानी के नीचे गुफाएं और आगंतुकों के लिए पानी के नीचे एक कांच की सुरंग है। यहाँ लगातार विभिन्न प्रयोग और अनुसंधान भी किए जाते हैं। अब पानी से बाहर निकलते हैं। सोचिए कि आप जंगल में हैं और ऊपर देखते हैं। कुछ अजीब नोटिस किया। पेड़ एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे जानबूझकर दूरी बनाए हुए हैं। इस घटना को क्राउन शाइनेस कहा जाता है और वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कीटों के फैलाव को कम करने के लिए होता है। अगर आप किसी संक्रमित पेड़ के पास नहीं जाएंगे, तो आप खुद संक्रमित नहीं होंगे। अन्य का कहना है कि यह शाखाएं हवा में टूटने से बचाने के लिए ऐसा करती हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी सुझाव देते हैं कि यह प्रक्रिया पेड़ों को एक दूसरे की पत्तियों को ढकने से रोकती है, जिससे सभी पेड़ बेहतर प्रकाश संश्लेषण कर सकें। आइए अब जानवरों की दुनिया की ओर बढ़ते हैं। कुछ प्रजातियां खुद को खतरों से बचाने के लिए अद्भुत तरीके अपनाती हैं। उदाहरण के लिए हेमेरोप्लानस ट्रिप्टेलोमिस नामक तितली का कैटरपिलर।
यह खतरे के समय एक शाखा से लटककर जहरीले सांप की तरह दिखने की पूरी कोशिश करता है। यह अपने सिर को फुलाकर त्रिकोणीय आकार का बना लेता है, जो एक असली खतरनाक सांप जैसा दिखता है। अगर यह रूप भी शत्रु को डराने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो यह काटने का नाटक करता है। हालांकि यह वास्तव में हानिरहित है, लेकिन यह पूरा नाटक काम कर जाता है। आखिर में चलिए 19वीं सदी के मध्य के ब्रिटेन की यात्रा करते हैं। पेपर्ड मॉथ नामक एक तितली का उल्लेख करें। इस तितली के पंख सफेद थे, जिन पर काले धब्बे थे। यह रंग इसे पेड़ों की छाल में छिपने में मदद करता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के दौरान वायु प्रदूषण के कारण इसकी छिपने की जगह बदल गई। तितलियों ने खुद को बचाने के लिए जल्दी ही अपना रंग बदल लिया। आज काले रंग की यह प्रजाति दुर्लभ है, लेकिन अगली पारिस्थितिक समस्या तक शायद यह फिर से लौट आए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।